नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। मैं हूं कपिला शेखावत। हम फिर हाजिर हैं पूसा समाचार का एक नया अंक लेकर और टिकाऊ खेती के साथ हरित भविष्य की शुरुआत हो, यही हमारा प्रयास रहता है। यदि हमारी तकनीकें किसान भाइयों तक पहुंचे और वो उनसे लाभान्वित हो जाते हैं तो हमारे ये प्रयास सफल भी हो जाते हैं। भारतीय कृषि की जो चमकदार और उन्नतशील तस्वीर हम सभी देख रहे हैं, उस सब के पीछे जहां हमारे किसान मित्रों की कड़ी मेहनत और लगन है, वहीं हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास भी हैं। कृषि में आने वाली चुनौतियां कितनी ही बड़ी क्यों न हो, किसान और वैज्ञानिक दोनों मिलकर उनके सफल विकल्प तलाशते हैं और सतत विकास को सुनिश्चित करते हैं। फसल का चुनाव यदि सही हो, यानी खाद्य, पोषण और पर्यावरण सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके, तो यह विकास स्वतः ही सुनिश्चित हो जाता है। न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम मुनाफा और लाभ यदि कमाना हो तो सरसों एक उत्तम विकल्प है। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भी सरसों एक आदर्श क्लाइमेट स्मार्ट फसल है। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में 10 अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई शुरू हो जाती है और समय पर बोई गई सरसों की फसल अभी लगभग 1 से 1.5 महीने की हो चुकी है। सरसों के लहलहाते खेतों को देखते हैं तो लगता है कि फूल और आशाएं दोनों एक साथ खिल रहे हैं। सरसों की उत्तम उपज लेने के लिए उसकी उन्नत और वैज्ञानिक खेती कैसे करें, अभी कौन से कृषि कार्य महत्वपूर्ण है, इस दिशा में कौन से नए शोध हो रहे हैं और किसानों की क्या समस्याएं और जिज्ञासाएं हैं, इन सभी विषयों पर तमाम जानकारी लेकर आज पूसा समाचार में हम सरसों विशेषांक लेकर हाजिर हुए हैं। सरसों की फसल में समसामयिक कृषि कार्यों के बारे में विस्तार से बताने और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे बेहद खास मेहमान डॉक्टर संजय सिंह राठौर। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और डॉक्टर राठौर पूसा संस्थान में सस्य विज्ञान संभाग में अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और सरसों की फसल में अनुसंधान और शोध का बहुत लंबा अनुभव है आपका। राई सरसों एक समूह है जिसमें कई फसलें उगाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसान भाई भारतीय परिवेश में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं या उन्हें उगानी चाहिए। पहले तो हम बात करेंगे तिलहनी फसलों के बारे में। अपने देश में तिलहनी फसलों का एक विशेष खास स्थान है और जब हम बात करें, आज हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो ये ऐसा सेक्टर है जहां अभी तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। तो हमको अपनी जो खाद्य तेल है उनकी पूर्ति बाहर से करनी पड़ती है। लेकिन अपने देश में अगर हम बात करें खाद्य तेलों का, कौन कौन सी फसलें जिनसे हमको अधिकतम खाद्य तेल मिलता है, तो उसमें सरसों की फसल एक प्रमुख फसल है जी। और आज के समय में अगर हम देखें तो इसका रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, करीब 132 लाख टन सरसों का इस लास्ट ईयर में जो है प्रोडक्शन हुआ है जी। लेकिन अभी भी हम देखें हमारी जो मांग है उसके हिसाब से बहुत कम है और संभावनाएं क्या हैं जिससे हम इसकी उत्पादकता को और अधिक बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है अभी अपने देश में। खास करके हम देखें इसका क्षेत्रफल अपने देश में करीब 90 लाख हेक्टेयर के आसपास है। और जब भी हम उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं उसके 2 माध्यम होते हैं। पहला होता है कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, हम अच्छी वैरायटी और किस्मों का विकास करें, और अच्छी किस्मों के साथ साथ में जब अच्छा प्रबंधन, अच्छा सच प्रबंधन होता है तब हमको अच्छी पैदावार मिलती है। तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि अच्छी क्वालिटी का बीज मिलने के साथ साथ में आप ये भी जानें कि इसकी बिजाई से लेकर के कटाई तक जो प्रबंधन करना पड़ता है, जो मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसके बारे में क्या वैज्ञानिक संतुष्टि की गई है। और जैसे कि हम अभी इस समय की बात करें, जिन किसान भाइयों ने समय पर सरसों की फसल की बुवाई करी है उनकी फसल अभी 1 या 1.5 महीने के आसपास में होगी। और ये अवस्था सरसों की फसल के लिए बहुत ही क्रांतिक अवस्था होती है। इस समय आपको फसल में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप खेत में जाकर के देखें फसल का किस तरह से आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, किस तरीके से उसकी जो है ग्रोथ बढ़वार हो रही है। राई सरसों में हम देखें तो उसमें करीब 7-8 फसलें हैं जिनकी खेती की जाती है अपने देश में, जिसमें कि हम जानते हैं तोरिया है जिसकी बुवाई थोड़ा जल्दी करते हैं सितंबर के माह में और अल्पावधि में पकड़ के तैयार हो जाती है, लेकिन इसकी पैदावार कुछ जेनेटिक कारणों से कम होती है। इसके साथ में पीली सरसों है, करण राई है और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इसमें भारतीय सरसों जिसको बोलते हैं इंडियन मस्टर्ड या राहा लाहा। और अपने देश में अगर हम बात करें तो करीब 80 से 85% क्षेत्रफल जो है वो सरसों के अंतर्गत ही आता है जी। और ये इस फसल की जो बुवाई है, समय पर बुवाई जो है वो अक्टूबर के महीने में की जाती है जी। और इसमें जैसे हम देखते हैं और किसानों के हमने परीक्षण भी किया हुआ है, अगर हम सही तरीके से सरसों की खेती करें तो हमको 25 से लेकर के 30 कुंटल
प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिलने की पूरी संभावनाएं रहती तो डॉक्टर साहब आपने बताया कि सरसों मुख्य फसल है रबी तिलहनी फसलों में, जो और इसकी कंपेटिटिव फसलें हैं, मान लीजिए हम चना, गेहूं या आलू की बात करें, तो उनके संदर्भ में किसान भाई को सरसों उगाने से क्या आर्थिक महत्व हो सकता है? एक तो बात आती है आर्थिक की। आर्थिक हिसाब से भी अगर हम देखें तो इस तिलहनी फसलें, खास करके सरसों की फसल बहुत ही लाभदायक फसल है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जैसे आप देखेंगे अनाज वाली फसलें हैं, उनके मुकाबले में जो तिलहनी फसलें हैं, खासकर अपनी सरसों की फसल है, उसमें लागत कम लगती है। लागत कम होने का मतलब है कि उसमें पानी कम देने पड़ते हैं आपको। फर्टिलाइजर अगर अनाज वाली फसलों की तुलना से हम करें तो फर्टिलाइजर भी इसमें कम लगता है। और ये इस तरह की फसलें हैं जिनको हम फसल चक्र में अगर अपनाते हैं तो ये पूरक का काम करती हैं। पूरक का मतलब होता है जो भी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं फसल प्रणाली में, उनकी उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। और वैसे भी हम बात करें सरकार का इस तरफ बहुत मतलब समर्थन मूल्य भी पिछले कुछ वर्षों में, तो अगर आप देखेंगे तो समर्थन मूल्य भी बहुत इसमें आकर्षक है। और 25 से 30 कुंटल तक अगर आपको पैदावार मिलती है तो निश्चित रूप से अनाज वाली फसलों के मुकाबले में हमको सरसों की फसल में अधिक जो है मुनाफा मिलने की संभावना रहती है। अमूमन ये देखा गया है कि अच्छी फसल को आप करते हैं तो 1 लाख से या इससे ज्यादा तक आपको नेट इनकम, शुद्ध लाभ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों की फसल तो हो सकता है जी। डॉक्टर राठौर, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जो किसान भाई भी जानना चाहते हैं। जो फसल इस समय सरसों की लगी हुई है, समय से लगी हुई फसल, वो लगभग 1 से 1.5 महीने की है, और सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जो फसलों की उपज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिंचाई हमें सरसों में किसान भाई को कब करनी चाहिए और किस विधि से करनी चाहिए? और इसमें एक प्रश्न में आप जरूर जोड़िएगा कि हमारे जो जल के संसाधन हैं वो सीमित हैं, घटते जा रहे हैं, और हमारा दोहन बढ़ रहा है। तो उस दृष्टिकोण से भी सिंचाई किस तरह से करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा। जैसे कि आपने कहा कि जल के संसाधन कम होते जा रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें सरसों की खेती बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि होता क्या है कि खास करके रबी के मौसम में जो भी हम फसलें लगाते हैं उनमें हमको सिंचाई करनी पड़ती है जी। और जितनी भी फसलें हैं रबी के मौसम में उत्तर भारत में अगर हम देखें तो उसमें सरसों की फसल एक है जिसकी जल मांग काफी कम होती है जी। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि इसमें अगर 2 सिंचाई करते हैं तो इसकी अच्छी पैदावार मिलती है। 25 से 30 कुंटल तक आपको पैदावार मिल सकती है। इस अवस्था की हम बात करें तो फसल जो है पहली सिंचाई के लिए एकदम तैयार है। इस अवस्था अगर आपके पास सिंचाई के साधन हैं तो इस अवस्था पर आप जरूर एक सिंचाई करें। लेकिन सिंचाई करने के समय ध्यान रखने वाली बात है कि पानी एकदम लबालब फील्ड में न रहे, एकदम ज्यादा वाटर लॉगिंग टाइप की कंडीशन ना बने। हल्का पानी देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ में ऐसे कई क्षेत्रों में हमने देखा है, ऐसे जहाँ सरसों का जो मुख्य क्षेत्रफल है अपने देश में वो राजस्थान का स्टेट है, तो वहाँ पर कई जगह किसान भाई जो फव्वारे से भी सिंचाई करते हैं, वो भी एक बहुत उत्तम तरीका है पानी को बचाने के लिए। लेकिन फव्वारे से सिंचाई करें तो वहाँ पर भी देखने वाली बात है कि पानी हम कितना और किस समय पर डालें, खेत में प्रयोग करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार होता है कि हम फव्वारे से सिंचाई तो कर रहे हैं लेकिन हमारा जो है मोटर चलती रहती है, पानी चलता रहता है जी। तो उसमें पानी का कोई बचत नहीं होती है और फसल में भी नुकसान होता है जी। तो इसकी जलमांग बहुत कम है और 30-35 दिन पे अगर आपने पानी अगर नहीं दिया है तो ये एक सही समय है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में क्या सरसों जहाँ लगाई जाती है जी, वहाँ पर पानी के संसाधन बहुत कम होते हैं। किसान भाइयों के पास एक ही सिंचाई करने की मतलब उसमें व्यवस्था रहती है। तो एक सिंचाई की अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप उस सिंचाई को उस समय करें जब पाले पड़ने की संभावना हो। खास करके दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा और जनवरी का प्रथम पखवाड़ा होता है, उसमें तापमान काफी कम होने लगता है जो सरसों के क्षेत्र एरिया हैं। तो वहां पर जैसे ही आपको संभावना लगती है, मौसम विज्ञान से आपको मालूम पड़ता है कि पाला पड़ने वाला है, तो उस समय अगर ये सिंचाई करते हैं तो उसमें पाले से भी नुकसान नहीं होता है। और इसके साथ साथ में जैसे कभी इस फसल में आप देख रहे हैं फूल आना शुरू हो गए हैं जी। और ये जब आप देखें दिसंबर के महीने में इसमें फलियां बनना शुरू हो जाएंगी। और उस समय होता क्या है कि फलियों में जो दाना होता है ना, वो पानी के रूप में होता है और वो जब पाला पड़ता है तो वो दाना मरने लगता है और बाद में जब ये दाना जब मरता है तो उसमें तेल की मात्रा भी कम हो जाती है, पैदावार तो कम होती है। तो इसलिए हमको सिंचाई को इस तरीके से व्यवस्थित करना है जिससे कि हमारे संसाधन है उनका हमको भरपूर और पूरा फायदा मिले। इसका मतलब ये है कि किसान भाई अगर सिंचाई
कब करनी है, इस बात का ध्यान रखें। पाले पड़ने के समय में सिंचाई अगर करें तो उनको जो पाले पड़ने की समस्या है उससे भी निजात मिलती है। तो 2 फायदे छिपे हैं। तो किसान भाई प्लीज ये नोट करें। डॉक्टर राठौर ने जो बात बताई कि 2 सिंचाई यदि आपके पास है तो कब करें, और 1 सिंचाई है तो उसको कैसे पाले पड़ने के समय करें ताकि आपको पाले की समस्या से भी निजात मिले। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जो आता है किसानों का, वो हर फसल के लिए तो महत्वपूर्ण होता है NPK, जिसको हम कहते हैं उर्वरक प्रबंधन। तो सरसों में थोड़ा सा प्रकाश डालिए हमारे किसान भाइयों के लिए कि NPK यानी हमारा उर्वरक प्रबंधन वो कैसे करें और कब किस अवस्था में कैसे देना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात किया था कि अनाज वाली फसलों के मुकाबले में इसकी जो NPK की मांग है कम होती है, लेकिन कई जगह पर थोड़ी ये गलत फहमी रहती है कि सरसों की फसल को हम बिना पोषक तत्व प्रबंधन के भी हम उगा सकते हैं। जब हम पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमको पैदावार भी कम आती। यही मुख्य कारण है कि आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पैदावार 14 से लेकर 15 क्विंटल पर हेक्टेयर है, जबकि इसकी अगर अच्छी तरह से खेती की जाए तो 30 क्विंटल तक पैदावार मिल जाती है। अच्छा। और NPK जैसे आपने बात किया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो मुख्य रूप से फास्फोरस और पोटास को तो हम बुवाई के पहले खेत में मिला देते हैं। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसकी आधी मात्रा को हम बुवाई के पहले फास्फोरस, पोटास के साथ में मिला देते हैं, और आधी मात्रा को पहली सिंचाई करने के बाद में खेत में बर्क करके ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से खेत में डालते हैं। और खास करके देखा गया है कि नाइट्रोजन को जब हम स्प्लिटिंग करते हैं, 2-3 बार डालते हैं, तो इसकी जो उपयोग दक्षता है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हम सरसों में भी जैसे लीफ कलर चार्ट का भी बात होती है, उसके माध्यम से भी नाइट्रोजन का शेड्यूलिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में देखा गया है सरसों की फसल बड़ी सेंसिटिव फसल होती है कुछ पोषक तत्वों को लेकर के। अच्छा। जैसे कि आप जिंक की बात करें, बोरोन की बात करें, तो जिन खेतों में जैसे उत्तर भारत में कई जगह पर जहाँ सरसों लगाई जाती है वहाँ जिंक की खेत में कमी देखी गई है। तो इस अवस्था पर अगर आप जिंक का भी छिड़काव कर देते हैं, करीब 2.5 किलो जिंक सल्फेट को आधा किलो चूने के साथ मिला करके 500 लीटर पानी में इसका छिड़काव करते हैं, तो उससे भी फसल की बढ़वार में और फली की विकास में अच्छा प्रभाव पड़ता है। यानी NPK के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ में एक बोरोन भी सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। इसकी मात्रा हमको बहुत कम चाहिए, लेकिन अगर ये बोरोन की कमी खेत में है तो जो ऊपर वाली फलियां होती हैं आगे चल के आप देखेंगे वो उनमें दाना नहीं पड़ता है। अच्छा। तो आप बोरोन को अगर आपने खेत में शुरू में नहीं डाला है तो बाद में इसको आप छिड़काव के माध्यम से भी बोरस के थ्रू इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। तो यानी पोषक तत्व NPK के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी किसान भाइयों को ध्यान रखना है। तीसरी एक जो किसान भाई हमें समस्या बताते हैं, जो मुख्य समस्या हर फसल में तो है ही, सरसों में भी प्रश्न किसान भाइयों के आते हैं, वो है खरपतवार प्रबंधन। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो खरपतवार आती हैं सरसों में, वो मुख्य खरपतवार कौन सी हैं, और इस अवस्था में और या आगे आने वाले समय में किसान भाइयों को क्या ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा प्रकाश हमारे किसान भाइयों को डालिए। किसी भी फसल में आप देखेंगे खरपतवारों से काफी नुकसान होता है। सबसे नुकसान जो है फसल की पैदावार में कोई करता है तो वो खरपतवार होते हैं, लेकिन इनका जो नुकसान होता है वो इनडायरेक्ट तरीके से होता है। कई बार किसान भाई इसको महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम खरपतवारों का नियंत्रण अच्छी पैदावार के लिए करें। सरसों की हम अगर बात करें तो उसके शुरू के 30 से लेकर के 40 दिन 45 दिन जो होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं, जहाँ पर अगर खरपतवार खेत में हैं तो वो नुकसान करते हैं। और 40-45 दिन के बाद में फसल की बढ़वार इतनी अच्छी हो जाती है कि खरपतवारों की जो बढ़वार है उसको रोक करके अब उसको सप्रेस कर देती है। तो इसको जनरली हम देखें तो सरसों की फसल में हमारे पास कुछ ऐसे शाकनाशी हैं, रसायन हैं, जिनको हम बुवाई के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी जर्मिनेशन जो अंकुरण होता है उससे पहले, लेकिन सरसों की फसल में अभी भी जो पोस्ट इमरजेंस बुवाई के बाद जो शाकनाशी होते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास विकल्प नहीं है। और सबसे अच्छा माध्यम तरीका जो होता है खरपतवार को नियंत्रण करने का सरसों में वो ये रहता है कि हम निराई गुड़ाई करके इसमें इनका नियंत्रण करें। इससे क्या होता है, इसमें खेत में एरेशन भी बढ़िया रहता है और बढ़वार में भी इस निराई गुड़ाई का बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। इसके साथ साथ में एक चीज और आती है, जैसे सरसों का फसल जो बीज होता है बहुत छोटा बीज होता है, जनरली हम 5 किलो बीज के रिकमेंडेशन करते हैं। तो इससे कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन जो पौधों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए करीब 15 से 20 दिन के भीतर में जब हम निराई गुड़ाई करना चाहें या जैसे थिनिंग का हम जो बोलते हैं, बरेलीकरण बोलते हैं, उसमें जो आवश्यकता से अधिक पौधे होते हैं उनको हमको निकालना होता है। जब पौधों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो बहुत नुकसान करती है पैदावार, अच्छी पैदावार लेने के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण को हम जो बरेलीकरण की जो प्रक्रिया उसके साथ जब हम इंटीग्रेट करें तो हम दोनों ही ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकते हैं। हम पौधों की संख्या बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं, इसके साथ साथ में जो नुकसान करने वाले खरपतवार उनको भी हम रोक सकते हैं। जैसे आपने बात किया कौन कौन से इसमें खरपतवार हैं, तो इसमें रबी मौसम के ज्यादा सारे खरपतवार, भतुआ, खरतुआ, रनखुरी और जंगली पालक, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं।
लेकिन एक खरपतवार है जो सबसे ज्यादा इसमें जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है, वो है औरबंकी जी। और औरबंकी खास करके आप देखेंगे उन क्षेत्रों में ज्यादा पनपता है जो रेनफेड एरिया है, मिट्टी जहाँ हल्की होती है, और परजीवी खरपतवार होता है। ये जो सरसों की जो जड़ है उसके साथ में रूट पैरासाइट के रूप में रहता है, और एक बार जब इसका प्रकोप हो जाता है, एक पौधे से औरबंकी से करीब 5 से लेकर के 10 लाख बीज पैदा होते हैं जो 10 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो इसको नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे ही आपको अपने खेत में कहीं भी औरबंकी दिखाई पड़ता है उसको हाथ से निकाल करके नष्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे ही 1-2 पौधों को रहने दिया तो आगे चल करके ये बहुत नुकसान कर सकता है। जी। एक प्रश्न जो पोषक तत्व प्रबंधन से संबंधित है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे बायो फॉर्मुलेशंस आजकल बन गए हैं, नैनो बेस्ड हैं, कुछ हमारे पूषा संस्थान के सस्य विभाग से भी जिनमें अनुसंधान चल रहा है, उससे संबंधित कुछ किसानों के जानकारी आप शेयर करें। जी, हमने इसमें सरसों की फसल में भी देखा है जी। यूरिया, एसएसपी और म्यूटा पोटाश के साथ में जी। कुछ नैनो फर्टिलाइजर जैसे आ रहे हैं, उनका भी देखा है। जैसे नैनो फर्टिलाइजर की हम बात करें तो ये एक पूरी तरीके से विकल्प तो नहीं है जी। इनका, जो अपने जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर है उनका, लेकिन अगर हम 75% तक जो हमारी रिकमेंडेड जो संतुलित की गई मात्रा है उसको हम देते हैं, उसके साथ में अगर हम सुपर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें देखा है कि बढ़वार भी अच्छी आती है, और खास करके नाइट्रोजन फास्फोरस की जो उपयोग दक्षता है उसमें भी वृद्धि होती है। इसका उपयोग करने का तरीका ये है कि इसकी 2 छिड़काव करने होते हैं। करीब 4 ml नैनो सुपर यूरिया को 1 लीटर पानी में मिला करके इसका प्रयोग किया जाता है। पहला छिड़काव जो होता है ये एकदम सही अवस्था है, इस अवस्था पर कर सकते हैं। दूसरा छिड़काव जो है 60-65 दिन की अवस्था पर करते हैं। तो ये देखा गया है कि जो नैनो फर्टिलाइजर हैं ये प्लांट के अंदर, जो पौधा है उसके अंदर में उसकी ऐसी जो फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसको एनहांस करते हैं। इससे क्या होता है, उस जो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता होती है पौधों की जमीन से, उसमें वृद्धि होती है, और आगे चल के वो पैदावार में भी परिलक्षित होती है। जब हम देखते हैं कि हमको पैदावार, हम कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके अगर नैनो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारी पैदावार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, लगभग ये समान ही रहती है। जी। तो ये जानकारी किसान भाइयों के लिए नहीं है, क्योंकि उर्वरक प्रबंधन तो वो हमेशा एनपीके के माध्यम से करते ही हैं, साथ में नैनो फर्टिलाइजर्स अगर उपयोग करें तो जैसे डॉक्टर साहब ने बनाया कि उर्वरक दक्षता भी उससे बढ़ती है। तो ये बात हमारे किसानों के लिए एक रोचक तथ्य है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर राठौर की सरसों का जो मुख्य आकर्षण है वो कहते हैं कि सरसों का तेल, और तेल के लिए जो किसान भाई अपना सरसों उगाते हैं उसकी गुणवत्ता को अच्छी हो, तेल की गुणवत्ता अच्छी हो, उसके लिए खासतौर पर समसामयिक कृषि कार्य के दृष्टिकोण से बात करें तो क्या समसामयिक कृषि कार्य इसमें महत्वपूर्ण है? तो सरसों की फसल से हम जानते हैं तिलहनी फसल है, तेल के लिए हम इसे खेती करते हैं। तो कई सारे स्टेट्स में जहाँ सरसों की जो प्रोक्योरमेंट होता है वहाँ तेल का कंटेंट, जो तेल निकालते हैं वो उसके आधार पर ही सरसों की कीमत जो है वो मंडी में निर्धारित होती है। तो हम तेल की मात्रा कैसे बढ़ाएं, तो ऐसे सच प्रबंधन तरीके भी हैं जिनके माध्यम से हम दाने में तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। खास करके हमने देखा है जबकि हम सल्फर जैसे एक पोषक तत्व होता है जो सेकेंडरी एलिमेंट है, इसकी मात्रा को समुचित उपयोग करें तो इसमें तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे कि फास्फोरस की हम बात करते हैं, करीब 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की संतुति की जाती है। फास्फोरस की पूर्ति आप डीएपी से ना करके सिंगल सुपर फास्फेट से करते हैं तो इसमें फायदा ये होता है कि फास्फोरस भी जाता है और जो उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट है सल्फर की वो भी जाती है। और ये देखा गया है कि 3 से लेकर 4-5% तक जो है तेल की मात्रा में वृद्धि होती है जब हम सिंगल सुपर फास्फेट को एक पोषक तत्व के रूप में इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ में ये भी देखा गया है कि अगर आप सारी शस्य प्रबंधन है जो संतुति की जाती है उसको सही तरीके से करते हैं तो अच्छी जो फसल होती है, हेल्दी फसल होती है, उसमें तेल की मात्रा भी अच्छी रहती है। जी, एक अंतिम प्रश्न हम और लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि आपने एक बार उसको टच भी किया है कि पाले की समस्या में आपने एक सुझाव बताया कि इरिगेशन, सिंचाई को अगर सही समय पर करें तो पाले से बचाव हो जाता है। फिर भी किसानों के बहुत खास प्रश्न आते हैं कि पाले की बचाव से, इसके अलावा भी कोई और तरीके हैं जिनसे हमारे फसल को पाले से बचाया जा सकता है? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। एक्चुअली पाले की हम बात करें तो सरसों में काफी नुकसान होता है। वो नुकसान कई बार जैसे आप देखेंगे ना, जनवरी के महीने में या दिसंबर के बाद पौधे ऊपर से मुरझा करके उसमें द्वितीयक ब्रांच आने लगती हैं, सेकेंडरी ब्रांचेज बोलते हैं। और जब जनवरी के महीने में सेकेंडरी ब्रांचेज आती हैं तो उनमें जो दाने पड़ते हैं बहुत छोटे छोटे पड़ते हैं, मतलब उसमें नुकसान हो जाता है। तो इसको नियंत्रण करने की एक हमने पहले बात की सिंचाई के बारे में, इसके अलावा ये देखा गया है कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं उनका अगर इस्तेमाल करेंगे जैसे सल्फर के,
कुछ कंपाउंड है, सल्फर का कोई भी चीज़ अगर इस्तेमाल करते हैं फसल में तो इससे पाले के अगेंस्ट पौधे में एक रेजिलेंस आती है और उसमें ताकत में वृद्धि होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जैसे कुछ फंजीसाइड्स हैं, क्यों होता क्या है उसमें पौधे में क्रैक्स बन जाते हैं जी। पाले जो उसके मांसल पार्ट होते हैं, फ्लैसी पार्ट होते हैं, जब वो फटते हैं तो उसमें बाद में इन्फेक्शन होता है, इसका फफूंदी का बीमारी आने लगती हैं। तो उस समय अगर आप फफूंदीनाशक कुछ जैसे डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड करके होता है, वो 0.2% की मात्रा को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थायोरिया का भी देखा गया कि उसके आधी किलो की मात्रा को अगर छिड़काव करते हैं तो उससे भी पाले के प्रति पौधों में रोधकता आती है। इसके साथ साथ में और भी जैसे माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जो हमने पहले भी बात किया था, उनका अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका तो पाले से बचने का ये भी है कि आप संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करें जी। तो उससे भी पौधों में पाले के प्रति प्रतिरोधकता आती है। जी डॉक्टर राठौर, ये जो प्रश्न थे ये किसानों ने जो हमसे पूछे वो हमने एक जगह करके आपसे पूछे थे। किसान भाइयों, डॉक्टर राठौर ने खरपतवार प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, पाले से फसल की बचाव, सूक्ष्म तत्व प्रबंधन, ये सभी पर प्रकाश डाला और हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी रुचिकर लगी होगी। आप इसे अपने खेत में जरूर अपनाएंगे और हमारे इसके अगले सेगमेंट में आपको रोग प्रबंधन और कीट प्रबंधन से भी अपने विशेषज्ञों से हम मिलाएंगे। सफेद रोली के बारे में बताएंगे। यह बीज के साथ आती है कि जैसे ही फसल की बुवाई लेट सीजन में करते हैं तो ये बीमारी पौधे की प्रारंभिक अवस्था से शुरू होती है और पत्ती पर और साथ में फिर स्टैग हेड, जिसको हम तना कहते हैं, जहाँ फलियाँ बनती हैं, उस तक पहुँचती है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य बात है, सबसे पहले किसान अगेती बुवाई करें, जो कि 10 से 25 अक्टूबर के बीच में हो जानी चाहिए। साथ ही साथ मेटालेक्जल एप्रोन 35 HD से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपचारित करें। अगर फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो रेडोमिल MZ, जो कि मेटालेक्जल और मैंकोजेब का मिश्रण होता है, 75 WP फफूंदीनाशक के 0.25% घोल का छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 30 दिन बाद करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुकूल जैव कारक होते हैं, जैसे कि 75% से अधिक मौसम में नमी, 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व बदली युक्त या कोहरे का प्रभाव, जैसे कि 2 से 6 घंटे तक सूरज का दिखाई देना। इस तरह की दशाएं अगर 8 से 10 दिन लगातार रहती हैं तो यह रोग उग्र रूप धारण कर लेता है। दूसरा है तना गलन रोग। इसका मुख्य लक्षण है कि पौधे के निचले हिस्से पर जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग इस रोग से ग्रसित हो जाता है और यह रोग तने पर, टहनियों पर, पत्ती पर, फली पर भी देखा जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए इसके लिए हम बेनोमाइल या बावस्टीन 0.25% के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं कि जब फसल में 25 से 30% फूल आ जाएं, उस समय किसान भाई ये छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा है अल्टरनेरिया ब्लाइट, पत्ती झुलसा रोग। इसके लक्षण पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे नीचे की पत्तियों से शुरुआत होते हैं और अनुकूल वातावरण मिलने पर ये धब्बे पूरे पौधे पर, तने पर, फलियों पर उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग को रोकने के लिए तो हम मैंकोजेब का 0.2% के हिसाब से छिड़काव करें। कि जिस टाइम पे सरसों की फसल पे जब फलियां लगती हैं उस टाइम पे चेपा आने की संभावना रहती है और जनरली चेपा आता है। जो हम समय से जिन फसलों को लगाते हैं उनमें मुख्यतः ये चेपे की दिक्कत नहीं आती है। जैसे हम थोड़ा सा लेट बुआई करना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे चेपे की समस्या आती है। इनके लक्षण भी दिखाई देंगे आपको कि गुच्छा जो है, फूल गुच्छा है वो मुरझाना शुरू हो जाता है और उसमें एक गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और जिससे कि आगे फलियां नहीं बनती हैं। और अगर फूलों के टाइम समय पे लगता है तो उससे आगे इसमें फलियां नहीं बनती हैं। अगर फलियों पे अगर इसका प्रकोप आता है तो ये तेल की मात्रा को भी कम कर देता है। अक्टूबर की फसल बुआई और नवंबर की फसल बुआई में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है।
इसके रोकथाम की अगर बात करें तो इसकी रोकथाम जब हम देखें कि 20-25 से 30 अगर ये माहू एक पुष्प गुच्छे में अगर पाए जाते हैं और 10 पौधों में अगर एक पौधे पे ये माहू मिलता है तो उस टाइम पे किसान भाई एक दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। इनमें मुख्यतः 2 दवाई उनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि ऑक्सीडामेटोन मिथाइल 25 EC या डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई एक चीज़ का और ध्यान रखें कि छिड़काव दोपहर के बाद करें, क्योंकि सुबह दोपहर तक इसमें बहुत सारी हमारी मधुमक्खियों का आवागमन रहता है, जिससे कि अगर सुबह हम इसका अगर प्रयोग करते हैं तो मधुमक्खियों को हानि होने का भी अंदेशा है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का यह सरसों विशेषांक आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है, सुझाव है, तो पूसा समाचार के माध्यम से हमसे जरूर जुड़े। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतजार रहता है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए पूरी पूसा समाचार टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार। आप सभी अपने प्रयासों में सफल रहें, इस उम्मीद के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।